हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आज हम आपको एक ऐसे रिवोल्यूशनरी के बारे में बता रहे हैं जिसका सीबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स का शॉर्ट नोट आता है। हिज नेम वॉज मैजनी। ही वॉज born in 1804 in Genoa. He became a member of secret society of the Carbonari. उसके बाद उसने 2 सीक्रेट सोसाइटी को फाउंड किया। फर्स्ट, यंग इटली इन मर्सलीस एंड देन सेकंड, यंग यूरोप इन बर्न। When he was 24 years, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. Mazzini believed that God had intended nation to be the natural unit of mankind. उसका मानना था कि गॉड ने ये नेचुरल यूनिट की तरह नेशन को दिया है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। इसलिए इटली बहुत समय तक छोटे छोटे किंगडम का पैच वर्क बनकर नहीं रह सकती। इट शुड बी यूनिफाइड। मैटरनिक ने उसके बारे में लिखा है। आप लोग जानते हैं मैटरनिक कौन है? ये ऑस्ट्रिया का चांसलर जिसने कि वियना कांग्रेस को होस्ट किया था 1815 में। मैटरनिक ने उसके बारे में लिखा है दैट ही वॉज अ मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। हम लोग जानते हैं वियना कांग्रेस के बाद मीन्स 1815 के बाद कंजर्वेटिव रिजिम्स अपनी पावर कंसोलिडेट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अब उनको वो गद्दी से ना हटे, वो ही लोग रूल करें, वही लोग पावर में रहें। वहीं दूसरी तरफ लिबरल और रिवोल्यूशनरीज यूरोप के मेन रीजन जैसे इटली, जर्मनी, आयरलैंड, पोलैंड को नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। फॉर दिस पर्पस फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन 1830। इसके लिए पहला रिवॉल्ट यूरोप में 1830 में हुआ। बर्नर किंग्स जिन्होंने 1815 के बाद पावर को कंसोलिडेट किया था, लिबरल रिवोल्यूशनरीज ने उन्हें ओवरथ्रोन कर दिया, उन्हें गद्दी से हटा दिया। और फ्रांस में लुइस फिलिप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना। मेटरनिक ने कहा था व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। मीन्स फ्रांस में अगर कुछ भी हल्की सी हरकत होती है इसका पूरा असर यूरोप पर पड़ता है। इसी समय जुलाई में ब्रसेल्स में एक रिवोल्ट हुआ और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया और एक नेशन स्टेट बन गया। 1830 के रिवॉल्यूशन के जो दूसरा काम हुआ वो ग्रीस भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। 1832 में हुई एक संधि जिसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी है। इससे पहले ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था। The development of nationalism did not come only through war and territorial expansion. कल्चर ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो उस पर आप जरा ध्यान दें। क्वेश्चन है कल्चर हैड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप during 18th and 19th century. Supports the statement with example. All of you listen. Culture had played an important role in the development of nationalism in Europe during 18th and 19th century. Support the statement with example. Now answer is Point number 1.
Culture played an important role in creating the idea of nation. Art and poetry, stories and music helps to express and shape nationalist feelings. Point number 2, emotion, intuition, and mystical feelings were not focused. Point number 3, their effort was in shared collective heritage, a common cultural past as the basis of nation. Point number 4, they criticize the glorification of reason and science. Last point, German philosopher John Gottfried popularized true spirit of nation through folk song, folk poetry, and folk dance. Language too played an important role in developing nationalistic sentiment. After Russian occupation, the Polish language was forced out of school and Russian language was imposed everywhere. जब लोगों का ऑक्यूपेशन बढ़ गया, जब वो लोग पावरफुल हो गए, तब उन्होंने जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसको हटा दिया और वहाँ पर रशियन लैंग्वेज को हर जगह इम्पोज किया. इससे भी रिलेटेड आप एक क्वेश्चन और सुने. हाउ डिड पॉलिश यूज देयर लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट रशिया? हाउ डिड पॉलिश यूज देयर लैंग्वेज as a weapon of national resistance against Russia? Answer, write down. Polish language was used for church gathering and all religious instructions. Polish language चर्च की गैदरिंग में और जो भी रिलीजियस काम होते थे उसमें यूज़ की जाती थी. Second point, as a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. इसका रिजल्ट ये हुआ, बहुत सारे प्रीस्ट और बिशप को साइबेरिया भेज दिया गया क्योंकि वो रशियन अथॉरिटी ने पनिशमेंट के तौर पर, क्योंकि उन्होंने रशिया में प्रीच करने से मना कर दिया. Point number 3, the use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance. Polish language का यूज़ एक सिंबल बन गया रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट काम करने. 1830 की रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में बहुत सब तरफ हंगर, हार्डशिप इस तरह देखने को मिली. अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप दैट प्रिवेल्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द 1830. 1830 में यूरोप में जिस तरह से लोगों का लाइफ बहुत हार्ड हो गई थी उसके कोई 3 पॉइंट लिखें, डिस्क्राइब करें. आप आंसर लिखिए. इकोनॉमिक हार्डशिप faced by Europe in the 1830. Point number 1, there was enormous increase in population all over the Europe. इस दौरान वहाँ की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई. In most countries there were more seeker of jobs than employment. यूरोप के हर कंट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं था लेकिन जॉब सीकर ज़्यादा थे. पॉइंट नंबर 2, पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स. पॉइंट नंबर 3, small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made
goods from England. जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, इंग्लैंड में से मशीन से बना हुआ जो भी सामान आता था, स्मॉल प्रोड्यूसर को बहुत ही कंपटीशन फेस करना पड़ता था. पॉइंट नंबर 4. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligation. Last point, the rise of food price or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. फूड की तो कीमत बढ़ गई और जो फसल थी वो खराब हो गई, बैड हार्वेस्ट हो गई. इससे यूरोप में और भी ज़्यादा गरीबी बढ़ गई. 1843 में वीवर्स जो थे, सिलेसिया एक जगह थी, उन्होंने एक रिवोल्ट किया कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, जो उनको सप्लाई देता था रॉ मटेरियल की और ऑर्डर देता था, और फिनिश वर्क जो सामान होता था उसको वो ले जाके मार्केट में ले जाता था. तो फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल बट ड्रेस्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट. लेकिन क्या करता था कि जो वीवर्स थे उनकी जो पेमेंट थे वो कम कर देता था. इससे जितने भी वीवर्स थे वो नाराज़ हो गए, तो उन्होंने एक रिवोल्ट किया और जो 4 जून को एट 2 PM पर a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pair up to the mansion of the contractor demanding higher wages. जितने भी वीवर थे 4 जून को 2 बजे, ठीक है, सब इकट्ठे हुए सड़कों पे आ गए और बड़े बड़े जो महल बने थे कॉन्ट्रैक्टर के वहाँ पर चल दिए डिमांड करने के लिए हायर वेजेस के लिए. दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रू. Following this, a group of them forced their way into the house. क्या हुआ, वहाँ पे उनको बहुत गालियाँ मिली, तो वो ग्रुप जो था 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और वो कॉन्ट्रैक्टर के घर घुस गए. एक ग्रुप ने तो जितने भी उनकी अच्छी जो शीशे की ग्लास के जो मिरर वगैरह थे वो सब तोड़ दिए, विंडो वगैरह, और दूसरे ग्रुप ने जो होल्डिंग थी ग्रेनरी की सामान की उन सबको लूट लिया. जो मालिक थे वो एकदम डर के दूसरी जगह भाग गए, दूसरे गांव में. वहाँ के लोगों ने भी उनको शेल्टर देने से मना कर दिया. फिर जब वो वापस आए, जो मालिक कॉन्ट्रैक्टर 24 आवर्स के अंदर संग में वो आर्मी को लेके आए और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 11 वीवर्स वर शॉट. तो ये था आपका 1830 जुलाई का अपहेवल. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे बहुत ही सीरियसली पढ़ें. थैंक यू. आज के लिए इतना ही.